ई दृष्टि की जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स की बुकलेट है, उस बुकलेट को हम लोग 6-7 पार्ट में कवर अप करने का प्रयास करेंगे। और अपकमिंग यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और राजस्थान पीसीएस के हिसाब से ये बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त जो स्पीडी वालों का वार्षिकांक आया है, डैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं कि इसमें कौन सी करंट अफेयर्स की खबरें दे रखी गई हैं। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, सबको पता है, राइट। डेट एक बार अपने को जानना है कि 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच इन गेमों का आयोजन कहाँ किया गया है, तो टोक्यो में किया गया है। टोक्यो एशिया का ऐसा पहला शहर रहा है जिसको 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला। किस नंबर का ये ओलंपिक है, तो 32वें नंबर का है। उद्घाटन की औपचारिक घोषणा करने वाले जापान के सम्राट नारुहितो हैं। वहाँ अभी भी समसॉट राजतंत्र चलता है सैद्धांतिक तौर पर, राइट। तो किन्होंने किया है, तो वहाँ के सम्राट का नाम है नारुहितो। आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सेको हाशिमोतो हैं। नारुहितो सम्राट हैं और आयोजन समिति के अध्यक्ष आपको हाशिमोतो हैं। कोविड सिचुएशन को लेकर के जो इस बार की मेन थीम थी वो यूनाइटेड बाय इमोशन थी, बिकॉज कोविड के कारण सारी दुनिया बहुत डिस्टर्ब रही है एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीज़न कि यूनाइटेड बाय इमोशन इसकी मेन थीम थी। समारोह के दौरान जो ओलंपिक कॉल्ड्रन होता है उसको प्रज्वलित करने का आपको सौभाग्य मिला नोआमी ओसाका को। ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं और लास्ट ईयर 4 ग्रैंड स्लैम में से 2 बड़े ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन इन्होंने जीता है। मसाल रिले की शुरुआत करने वाली पहली महिला बनने का सौभाग्य मिला है अन्ना कोराकाकी को। और मसाल रिले का जो आदर्श वाक्य था दैट वाज होप लाइट्स आवर वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेन थीम है यूनाइटेड बाय इमोशन दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। किसी भी इवेंट में एक शुभंकर, एक मैस्कट इस्तेमाल में लाया जाता है, एक थीम, एक वो एनिमेटेड कार्टून की तरह से होता है। तो इसका शुभंकर क्या था, तो मिराई तोवा था। ओलंपिक का मोटो या आपको वाक्य, आदर्श वाक्य क्या होता है, तो ये होता है सीटियस एल्टियस फोर्टियस, जो कि आपको लैटिन भाषा के शब्द हैं, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने पे होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और तेज, और ऊंचा, और मजबूत। कोविड को देखते हुए एक वर्ड इसमें जोड़ा गया है, दैट वर्ड इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। कम्युनिटर, टुगेदर शब्द के साथ में सारे लोग रहें, इस वर्ड को इस बार के आदर्श वाक्य में जोड़ा गया है। पहले नंबर पर परेड किस टीम ने किया है उद्घाटन समारोह में, तो ये मौका हमेशा ग्रीस को मिलता है, क्योंकि 776 बीसी में ग्रीस में ही सबसे पहली बार आपको ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 से आपको ग्रीस से ही मानी जाती है। सबसे आखिर में वो देश रहते हैं जो मेज़बान देश हैं या जिनको अगले आने वाले ओलंपिक्स की मेज़बानी करनी है। तो देख सकते हैं फ्रांस, और जिसको 2024 की मेज़बानी करनी है, अमेरिका जिसको 2028 की, और जापान जो कि इस बार का मेज़बान देश है। कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है, तो 205 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, प्लस एक शरणार्थी ओलंपिक टीम के तहत यूजुअली आपको रूस के प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। 4 खेल ऐसे हैं जिनको पहली बार ओलंपिक्स में जगह दी गई है। एक तो कराटे है, स्केटबोर्ड है, सर्फिंग है, क्लाइंबिंग है, और एक गेम जिसको 2008 के बाद पुनः 12 या 13 सालों के बाद इसको पुनः प्रवेश दिया गया है, वो बेसबॉल या सॉफ्टबॉल है। जो समापन समारोह था उसका थीम था वर्ल्ड्स वी शेयर, और इसको भी कहीं ना कहीं कोविड को लेकर के ही आपको इस थीम को रखा गया। अगले में देखिए क्या लिख रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स किन्होंने जीते हैं, तो ये भी 113 है। और जो फर्स्ट पोजीशन का निर्णय किया जाता है किसने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसने ओवरऑल 39 स्वर्ण जीते हैं और ओवरऑल 113 इनके पास पदक आए हैं। दूसरे नंबर पर कौन लोग हैं, तो दूसरे नंबर पर आपको चीन है और तीसरे नंबर पर आपको जापान है। अमेरिका का कम से कम 39 और आपको 113 कुल याद रखना चाहिए। भारत कितने नंबर पर रहा है, तो 48 नंबर पर रहा है। याद करना बहुत आसान है, किस में कितने मेडल्स मिले हैं।
1, 2 और 4, 1 गोल्ड मिला है, 2 रजत मिले हैं और 4 हमको कांस्य पदक मिले हैं। टोटल नंबर ये कितना हो गया, तो 7 हो गया। किनको किनको मिला है, तो नीरज चोपड़ा साहब को स्वर्ण पदक मिला है भाला फेंक में। मीराबाई चानू को 49 केजी में वेट लिफ्टिंग में मिला है रजत पदक। फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि कुमार दहिया को मिला है 57 केजी में। और 4 कांस्य जीतने वाले प्लेयर्स कौन कौन से हैं, वो उनमें से 3 प्लेयर्स हैं और एक भारतीय पुरुष हॉकी टीम है। 3 प्लेयर्स आपको कौन कौन से हैं, तो लवलीना बोर्गेहन है, राइट, इन्होंने मुक्केबाजी में जीता है। इसके अतिरिक्त बजरंग पुनिया हैं जो 65 केजी में जीते हैं। बैडमिंटन महिला एकल में पीवी सिंधु जीती हैं। और भारतीय पुरुष हॉकी आपको एक टीम है जिसने ओलंपिक में अपने झंडे गाड़े हैं। भारत के तरफ से कितनों की टीम गई हुई है, तो 127 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 127 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। भारत को किस क्रम में एंट्री मिली है उद्घाटन समारोह में, तो 21वें नंबर पर। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक उनको बनाया जाता है, फ्लैग बेरर उनको बनाया जाता है जिनसे मेडल्स जीतने के बड़े चांसेस होते हैं। दुर्भाग्यवश नहीं जीत पाई मैरी कॉम, लेकिन उन्हीं को ध्वजवाहक बनाया गया। और साथ में पुरुषों के तरफ से भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, इन्होंने आपको इंडिया को रिप्रेजेंट किया उद्घाटन समारोह में। समापन समारोह में यूजुअली उनको चुना जाता है जिन्होंने कोई मेडल जीता हुआ हो, तो बजरंग पुनिया को इस चीज़ के लिए चुना गया। इसके अगली जो खबर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तलवारबाजी में भारत के तरफ से पहली बार किसी ने पार्टिसिपेट किया है, ये भवानी देवी हैं। याद रखना ऐसे भी आसान है, जो दुर्गा जी हैं देवी भवानी हैं, राइट, उनके हाथ में तलवार होता है। तो तलवारबाजी में किन्होंने क्वालिफाई किया है, तो ये भवानी देवी हैं। हाउएवर मेडल नहीं जीत पाई। लास्ट ओलंपिक के समय में जिमनास्ट वगैरह गेम्स में रशिया वगैरह का कब्जा माना जाता है। इंडिया के तरफ से दीपा कर्माकर ने पार्टिसिपेट किया था और इस बार जिमनास्ट में पार्टिसिपेट करने वाली दूसरी महिला बनी है प्रणति नायक। उसके अतिरिक्त नौकायन में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला एथलीट कौन सी हैं, तो नेत्रा कुमानन है, राइट। नौकायन, नेत्रा देखिए एक मिलता जुलता शब्द है, तो इन्होंने कहाँ किया है पार्टिसिपेट, तो नौकायन में। तैराकी में क्वालिफाई करने वाले 2 लोग रहे थे, सज्जन प्रकाश और श्रीहरि नटराज। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अपने आप में भवानी देवी या प्रणति नायक हैं। जिमनास्ट का जो इवेंट होता है उसमें जज की भूमिका निभाने का मौका मिला है दीपक काबरा साहेब को। इनका नाम भी आपने को पता होना चाहिए। भारत की तरफ से पहला पदक किन्होंने जीता था, तो मीराबाई चानू ने जीता था। कितने वेट ग्रुप में जीता था, तो 49 केजी में जीता था। और ये दूसरी आपको पदक जीतने वाली हैं वेट लिफ्टिंग में। इसके पहले आपको कर्ण मल्लेश्वरी ने जीता था सिडनी ओलंपिक 2000 में। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है, तो पीवी सिंधु बनी है, तेलंगाना से आती हैं और बैडमिंटन इनका स्पोर्ट्स है। इसके अतिरिक्त हैट्रिक गोल लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो वंदना कटारिया बनी है। और किनके खिलाफ इन्होंने ये गोल किए थे, तो डैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने गोल किए हैं। इस बार हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता और ये 40 या 41 वर्षों के अंतराल पर जीता। और इसके पहले मॉस्को 1980 में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। इसके अतिरिक्त ये इंडिया का अभी तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन रहा है। इसके पहले लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने 6 पदक आपको जीते थे। और तलक जो आपको पदक तालिका है उसमें इंडिया की रैंकिंग ओवरऑल कौन सी है, तो 48 है। 1 + 2 + 4 आपको इन्होंने जीते हैं। जेवलिंग थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक का भाला फेंका, राइट, तो वो अपने को याद रखना है 87.58 मीटर। कहाँ से ये संबंधित है, तो पानीपत हरियाणा से संबंधित है। इसके अतिरिक्त मीराबाई चानू कहाँ से आती हैं, तो मणिपुर से आती हैं। और ये हम लोगों ने देखा ही कि 49 केजी वाले ग्रुप में इन्होंने पदक वगैरह जीता। रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल में ये जीत करके आए हैं। और ये कहाँ से आते हैं, तो ये भी आपको हरियाणा से बिलोंग करते हैं। बजरंग पुनिया का नाम जानिए, राइट, ये भी जीते हैं। और जो समापन समारोह था उसी में इन्होंने ध्वज भारत का उठाया है।
लवलीना बोर्गोहेन ये आपको मुक्केबाजी में जीती हैं, और कहाँ से आती हैं तो ये आसाम से आती हैं। 64 to 69 kg ग्रुप में इन्होंने जीता है। इसके अतिरिक्त पीवी सिंधु हैदराबाद की हैं, राइट, मीन्स स्टेट पूछे तो तेलंगाना है, और लगातार दूसरी बार इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ये 12वां पदक था, उसको एक बार हम लोग देखेंगे, और कप्तान का नाम आपको मनप्रीत सिंह है। ठीक है, इसके पहले मेजर ध्यानचंद साहब के समय में इंडिया कंटिन्यूअसली ओलंपिक में गोल्ड वगैरह जीतते आया है। अगली खबर जानिए कि डेफ एक्सपो, ये एक्चुअली में डिफेंस एक्सपो को शॉर्ट में बोलते हैं, इसका आयोजन आपको कहाँ किया गया है तो इसका आयोजन करता कौन है, रक्षा मंत्रालय करता है। इसमें अपने जो वॉरहेड्स वगैरह हैं, अपने हथियार जो हैं वो दुनिया के सामने प्रदर्शित किए जाते हैं, और इंडिया धीरे धीरे आपको एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है वेपन्स के मामले में भी। तो जब तक आप दूसरे देशों को दिखाएंगे नहीं कि हमारे पास ये वेपन्स हैं जो हम आपको बेच सकते हैं, तब तक कोई खरीदेगा नहीं, राइट। तो रक्षा मंत्रालय इसका आयोजन करता है डिफेंस एक्सपो का, और कहाँ किया गया है तो गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत होगा, और हाल फिलहाल में टेस्टिंग के लिए इसको आपको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया, और हाल फिलहाल में इसको समुद्री परीक्षण के लिए रवाना कर दिया गया। इसका कम से कम लेंथ आपको याद रखना चाहिए, ये 262 मीटर लंबा है। इसके अतिरिक्त जानिए कि ई रूपी, जिसको कि मोदी जी ने लॉन्च किया, किस चीज़ के लिए है तो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस को डेडिकेटेड है। तारीख जानिए कि कितनी तारीख को, तो 2 अगस्त को, और इसको किन्होंने डेवलप किया हुआ है तो NPCI, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भीम वगैरह सब कुछ इनके अंडर ही आता है, भीम वगैरह सब कुछ लॉन्च UPI इन्होंने ही किया हुआ है। तो उन्होंने ही ई रूपी करके आपको डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस को डेडिकेटेड एक आपको ई रूपी लॉन्च किया है। यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची है उसमें हाल फिलहाल में भारत से 39वें और 40वें स्थल शामिल किए गए हैं। 39वां स्थल कौन सा है तो ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है। कहाँ पर है तो तेलंगाना में है, और इसके जो मुख्य वास्तुकार हैं रामप्पा, उन्हीं के नाम पर इनको रामप्पा टेम्पल भी कहा जाता है। निर्माण किन्होंने कराया था, किस डायनेस्टी से संबंधित है तो काकतीय डायनेस्टी से संबंधित है, और एग्जैक्ट राजा का नाम देखेंगे तो गणपति देव हैं जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। उसके अतिरिक्त हड़प्पा सबको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रोमिनेंट प्लेस आपको धौलावीरा है, इसको 40वें प्लेस के तौर पर लिस्ट किया गया है, और यहाँ का जो जल निकासन प्रणाली वगैरह है या साइन बोर्ड्स वगैरह है ये काफ़ी पॉपुलर है। धौलावीरा कहाँ पर है तो ये आपको है गुजरात में, और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है तो ये आपको तेलंगाना में है। ये भी कभी कभी पूछ देते हैं कि विश्व धरोहर समिति की कौन सी बैठक थी जिसमें आपको 39वें और 40वें प्लेस के तौर पर काकतीय और धौलावीरा को इंक्लूड किया गया, तो दैट वाज 44th। भारत में 40 अब प्लेसेस ऐसे हो रखे हैं, इनका नाम अपने को पता होना चाहिए। आगरा फोर्ट देखिए यूपी में है। अजंता कहाँ पर है तो ये आपको महाराष्ट्र की कहानी है। नालंदा महाविहार आपको बिहार में है। सांची आपको मध्य प्रदेश में है। चापानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कहाँ पर है तो ये आपको गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स कहाँ पर है तो ये आपको है महाराष्ट्र। गोवा के चर्च तो गोवा में ही होंगे। एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा ये आपको मुंबई के पास है। इसके पास एक एलिफेंट के आकार की मूर्ति मिली हुई थी और इसीलिए इसका नाम एलिफेंटा रख दिया गया। एल्लोरा वगैरह की कहानी भी वहीं की है, महाराष्ट्र की कहानी है। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, राइट। बुलंद दरवाज़ा वगैरह की जो कहानी है। महान चोलों के मंदिर आपको राजराजेश्वर टेम्पल वगैरह जिसको बृहदेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह ये आपको फिर से तमिलनाडु हैं, पल्लवों द्वारा बनाए गए हैं। पटदकल में स्मारकों के समूह ये आपको कर्नाटका हैं। राजस्थान के पहाड़ी किले इसमें इंक्लूडेड हैं, राजस्थान। धौलावीरा को अभी इंक्लूड किया ही गया है। शहरों की सूची में से अहमदाबाद को इस सूची में जगह दिया गया है, उसको एक बार हम लोग देखेंगे।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, सबको पता है। खजुराहो आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है और खजुराहो बनाने वाले कौन लोग हैं, तो चंदेल शासक हैं। अहमदाबाद के साथ साथ इसमें जयपुर शहर को लिस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, अभी हम लोगों ने बात किया ही। बोध गया का जो महाबोधि मंदिर परिषद है ये इंक्लूडेड है बिहार का। भारत की पर्वतीय रेल को भी इंक्लूड किया गया है, राइट। और इसके तहत 3 रेलवेज को इंक्लूड किया जाता है। एक आपको नीलगिरी है, वेस्टर्न घाट्स वाली। दूसरा आपको कालका एक्सप्रेस, जिसका नाम अभी रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, ये आपको हिमाचल प्रदेश की कहानी है। और तीसरा आपको दार्जिलिंग वाला है, राइट, जो कि वेस्ट बंगाल की कहानी है। तो ये दार्जिलिंग वाला जो है रेलवेज, पहाड़ी रेलवेज, इसको भी इंक्लूड किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि इसके तहत ओवरऑल आपको 3 आपको पर्वतीय रेलों को कंसीडर किया जाता है। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, भारत की पर्वतीय रेल। उसके बाद कुतुब मीनार है दिल्ली का, रानी की बाव पाटन ज़िले में है गुजरात के, लाल किला परिसर है उसको देखेंगे। भीमबेटका आपको भोपाल के पास है, जहाँ पर आद्यकाल के आपको भित्ति चित्र पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश है। सूर्य मंदिर है कोणार्क का, उड़ीसा। ताजमहल है उत्तर प्रदेश। जंतर मंतर है जयपुर। इसके अतिरिक्त आपको जयपुर है, डैट मीन्स वो राजस्थान होगा। इसके अतिरिक्त जो कार्बूशियर हैं उसके आर्किटेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, ये एक्चुअली में आपको चंडीगढ़ है। विक्टोरियन गोथिक शैली के बने हुए जो आपको इमारतें हैं मुंबई की, वो हैं। तो ऐसे करके 32 ऐसे प्लेसेस हैं जिनको कि सांस्कृतिक सूची में जगह दी गई है। इसके अतिरिक्त 7 ऐसे आपको भारत में साइट्स हैं जिनको प्राकृतिक सूची में जगह दी गई है। ग्रेट हिमालयन है जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा आपको असम में है। केवला देवघाना आपको राजस्थान में है। मानस आपको कहाँ पर है, तो ये आपको आसाम है। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये फिर आपको उत्तराखंड है। सुंदरवन कहाँ पर है, तो सुंदरवन आपको पश्चिम बंगाल है। और पश्चिमी घाट आपको गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मिश्रित श्रेणी में भारत का एक ही साइट है जो सांस्कृतिक प्लस प्राकृतिक शैली का है, और वो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ का, तो सिक्किम का। मिश्रित में इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि प्राकृतिक तौर से देखिए तो कंचनजंगा एक बड़ी माउंटेन पिक है, और वहाँ का जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो काफ़ी लाइक किया जाता है, राइट। बहुत अच्छा वहाँ का बुद्धिस्ट कल्चर है, तो इसीलिए उसको सांस्कृतिक सूची में भी रखा गया है। और सिक्किम का ऑलमोस्ट 25% अपने आप में कंचनजंगा ही है। बिहार पीसीएस के हिसाब से जानिए, बिहार में टोटल 2 साइट्स हैं, राइट। बिहार में केवल 2 ही साइट्स हैं आपको ये यूनेस्को की सूची में आने वाले दिख सकते हैं कि एक तो नालंदा का बिहार है, नालंदा का आपको बिहार है। और इसके अतिरिक्त बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर है। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी से 3 साइट्स आपको हैं। आगरा का किला है, फतेहपुर सिकरी है और ताजमहल है, राइट। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान से 4 हैं ओवरऑल, और चारों का नाम एक बार हम लोग देखेंगे। एक तो राजस्थान के पहाड़ी किले हैं। इसके अतिरिक्त जंतर मंतर है जो कि जयपुर का, जंतर मंतर और भी हैं लेकिन जयपुर वाले को इस सूची में जगह दिया गया है। इसके अतिरिक्त जयपुर शहर है और केवला देवघाना आपको चौथा इसमें है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है, ये कई बार आजकल एग्जाम्स में पूछते हैं, तो आरबीआई करता है। इसके गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास हैं, और इन्होंने रेपो रेट
जो आखिरी तिमाही है उसमें कितना बताया है, तो ये 4% है। रिवर्स रेपो 3.35 है। जो सीमांत स्थायी सुविधा दर है ये 4.25 है, और बैंक रेट भी यूजुअली उतना ही रखा जाता है, तो ये भी 4.25 ही है। नगद आरक्षित अनुपात, डैट मीन्स कि इतना प्रतिशत पैसा आपको आरबीआई के पास रखना है बैंकों को, ये 4% है। और एसएलआर रखा गया है आपको 18%। इसके अतिरिक्त ये सारे फैक्ट आप जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि इस साल के लिए 2021-22 के लिए आरबीआई का मानना है कि इंडियन इकोनॉमी 9.5% की दर से बढ़ेगी। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो ये आपको वॉलमार्ट है। भारत से कितनी कंपनियों को इस सूची में जगह मिला है, तो 7 कंपनियों को मिला है। नंबर 1 पर भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून, तो ये आपको रिलायंस है 155वें नंबर पर। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 205। इसके अतिरिक्त आप सबकी रैंकिंग मत जानिए, 155 और 205 जरूर जानिए, इसके अतिरिक्त रैंकिंग और किसी की मत जानिए, बट ये जानिए कि इंडियन ऑयल, राजेश एक्सपोर्ट्स, भारत पेट्रोलियम, ONGC डैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस, और टाटा मोटर्स अन्य ऐसी 5 कंपनियां हैं जो कि आपको फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में स्थान पाई हैं। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा हुआ है, तो ये आपको उत्तराखंड है। और किसकी मदद से, तो इन्होंने IIT रुड़की की मदद से इसको आपको विकसित किया है। इसके अतिरिक्त आमिर साहब का निधन हुआ है, दिलीप कुमार साहब का निधन हुआ है, और इनका वास्तविक नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मोहम्मद यूसुफ खान है, ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते थे, ये सब नहीं पूछेंगे। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा एक्टर मरा है उसको पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड मिला हुआ था। पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड जानिए, जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान का है निशाने इम्तियाज़, राइट। ये चूँकि बंटवारे के बाद वहीं से ये भाग करके आए थे दिलीप कुमार साहब, तो इसीलिए वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने इम्तियाज़ उनको दिया गया। इसके अतिरिक्त जानिए कटलेस एक्सप्रेस ये क्या है, तो बहुराष्ट्रीय आपको समुद्री अभ्यास है। कहाँ पर किया गया है, तो ये अफ्रीका में किया गया है, बेसिकली केनिया, जिबूती, मेडागास्कर और सेशल्स के समीप। कहने का मतलब ये है कि अफ्रीका का जो ईस्टर्न किनारा है वहाँ पर। और कटलेस एक्सप्रेस में भारत के तरफ से आपको किस INS ने पार्टिसिपेट किया, तो डेट इज INS तलवार। इसके अतिरिक्त आकाश NG क्या है, तो आकाश NG आपको भारत का मिसाइल है जो कि सतह से हवा में मार करेगा। और इसको कहाँ से टेस्ट किया गया है, तो सबको पता है कि चांदीपुर उड़ीसा से यूजुअली हम लोग मिसाइल वगैरह को टेस्ट करते हैं। मिसाइल्स वगैरह कौन बनाता है, तो DRDO बनाता है। 1958 में DRDO को बनाया गया है, और इसरो को बनाया गया है 1969 में। तो हथियार वगैरह कौन देखता है, ये DRDO देखता है, और स्पेस रिसर्च कौन देखता है, तो इसरो देखता है। क्या है ये, तो सतह से हवा में मार करने वाला आपको मिसाइल है, और नाम क्या है एग्जैक्टली आपको, तो आकाश NG है। इसके अतिरिक्त जानेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो IMF के द्वारा जारी किया जाता है। 2021 के लिए इन्होंने क्या स्पेक्युलेट किया है कि भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी 9.5% से। और अगर आप लोगों को याद हो पिछला पन्ना, तो RBI भी इतने से ही भारतीय इकोनॉमी को ग्रो करने को स्पेक्युलेट किया है। 2022 में माना जा रहा है कि भारतीय इकोनॉमी 8.5% से ग्रो करेगी, और 2020 में इन्होंने बताया कि -7.3% से भारत की इकोनॉमी रही है। उसके अगले में देखिए कांस्य फिल्म महोत्सव कहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये फ्रांस की कहानी है। कौन सा नंबर था, यूजुअली नहीं पूछा जाना चाहिए, तो ये 74 नंबर था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किनको मिला है, तो टाइटन मूवी को मिला है।
इसके अतिरिक्त वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक किन्होंने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने जारी किया है साइबर सुरक्षा सूचकांक। नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत कंसर्न रहता है अपनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, इसीलिए नंबर 1 पर वही है और भारत की रैंकिंग इसमें नंबर 10 की है। इसके अतिरिक्त इंद्रा एक्चुअली में बना हुआ है INDRA वर्ड से, और ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, और RA रिप्रेजेंट करता है रशिया को। तो डैट मीन्स इंद्रा किन के बीच होता है सैन्य अभ्यास? तो भारत और रूस के बीच। और कहाँ हुआ है? तो इस बार ये वोल्गोग्राद रूस में हुआ